चलिए, नमस्कार साथियों। आरकेपी स्टडी प्लस में आप सभी का पुनः स्वागत है। और लाइव क्लास ना हो पाने के कारण अब हम इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए। चलिए, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है, एक्चुअली हम लोगों का वीकली सेशन चलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पहले आपको थोड़ा सूचित कर देते हैं कि इस सेशन में क्या होता है कि शनिवार और रविवार 2 दिन आपकी वीकली जितने भी टॉपिक होते हैं एक हफ्ते के, वो सभी टॉपिक 2 दिन में क्लियर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास रहती है मॉर्निंग में 7 o'clock पे। और आज किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण जो कि क्लास रिकॉर्डेड कर रहे हैं और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही ये मिलेगी, तो इसलिए आप सभी लोग 7 बजे जो है जुड़ेंगे। अगली बार, अब तो जैसे आज संडे है, अगली बार आप जब जुड़ेंगे तो शनिवार को 7 बजे और रविवार को 7 बजे। ठीक है, तो लाइव क्लास रहती है। चलिए, हम अपने पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर के क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल। अब हम लोग ये सब बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि आईएनएस अरिघाट। ठीक है, आईएनएस अरिघाट क्या है, अब ये चर्चा में है और ये एग्जाम में आपके आने वाला तय है, ऐसे समझ लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अच्छा, ये है क्या? ये एक सबमरीन है, यानी पनडुब्बी है, और जो कि परमाणु पनडुब्बी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और परमाणु पनडुब्बी भारत के पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक तो अरिहंत है, ठीक है, आईएनएस अरिहंत। देखिए, 2 ही पनडुब्बी है और तीसरी अभी निर्माणाधीन है, जो भारत के द्वारा, ये सब भारत के द्वारा मेड इन इंडिया है लगभग। ठीक है, ऐसे मान के चलिए, इसमें लगभग पार्ट्स जो है इंडिया के द्वारा ही यूज है। तो ये परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी है ये बात ध्यान रखिएगा, परमाणु पनडुब्बी। और परमाणु पनडुब्बी जो होती है, एक होता है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, बात समझिएगा, जो भारत के पास कई हैं, लेकिन परमाणु पनडुब्बियों की संख्या अभी तक एक थी, अभी एक और शामिल हो गई है, आईएनएस अरिहंत। तो अब एक और हो गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अरिहंत जो है, पहले परमाणु पनडुब्बी अरिहंत थी, ये बात ध्यान रखिएगा, अरिहंत। ठीक है, और ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। सबमरीन 3 प्रकार की होती है, जो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए, आपको ये इसमें दिख रही होगी सबमरीन। अब ये नेवी को मतलब जो है हवाले कर दिया गया है उनको। दुश्मन की हर चाल होगी नाकाम और भारतीय नौसेना को मिलेगी आईएनएस अरिघाट। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो भारत में वर्तमान में 14 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का प्रयोग करता है। मतलब ये हो गया डीजल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो जो कि इनके लिए क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो है इनको तुरंत जो है ऊपर लाना पड़ता है, और उसके बाद जो है मतलब समुद्र के ऊपर लाना पड़ता है। तो इसलिए यह थोड़ा बहुत सुविधाजनक मतलब नहीं है, उतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, पनडुब्बी जो है, जैसे कोई युद्ध हो गया या कुछ भी हो गया, तो कम से कम पानी के अंदर महीनों बनी रहे, केवल खाद्य सामग्री के लिए ऊपर आए। ये नहीं कि पता चला और भी चीजों के लिए जो है पता चला ऊपर आए, तो इसलिए नहीं आना चाहिए। तो ये पनडुब्बियां जो है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जो कि सामान्यतः कुछ कुछ समय के बाद ऊपर आती रहती हैं। जबकि अब 2 परमाणु पनडुब्बी हो गई हैं और 2026 तक एक और पनडुब्बी तैयार हो जाएगी, उसका नाम है चक्रा। ठीक है, 2000, और ये बन कहां रही है? ये रसिया में बन रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। रूस से ही हम परचेज करेंगे और यह रसिया में बन रही, सॉरी, ये रसिया में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रूस में बन रही है। और यह कैसी होगी? न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, तुमको हम एक चीज बता दें कि यह पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होगी। अब यह कैसी होती है? देखिए, 2-3 प्रकार की होती हैं, हम आपको बता दें सबमरीन कितने प्रकार की होती है। तो आप पहला तो ध्यान रखेंगे, डीजल डीजल इलेक्ट्रिक। एक तो आपको ये पता चला। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी आपको हमने अभी आपको बताया कि दूसरी कौन सी होती है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है, ये दूसरी होती है, जो हमारे पास 2 है, और तीसरी अभी निर्माणाधीन है। वो भी अभी जो है हो सकता है अगले साल तक जो है मतलब बन जाए। ठीक है, तो वो भी जो है मतलब आ जाएगी, तो 3 हो जाएंगी, एक और हो जाएगी। अभी वर्तमान में 2 ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये हो गई, 2 हो गई, और तीसरे प्रकार की जो है वो ये है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन।
ये कुछ ही देशों के पास है, ऐसा नहीं कि ये सभी के पास है, ऐसा नहीं है। ये जैसे फ्रांस है, रूस है, उसके बाद अमेरिका है, ठीक है, चाइना है, ऐसे ही कुछ चुनिंदा देशों के पास ही जो है आपकी ये सबमरीन अवस्थित है, उपस्थित है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, आईएनएस अरिदमन, ये नाम आपके लिए बहुचर्चित है नाम, क्योंकि यह आगे आपके लिए चर्चा में आएगा। जिस प्रकार से अभी चर्चा में है अरिगट, उसी प्रकार से आगे चर्चा में आएगा आईएनएस अरिदमन, क्योंकि ये अभी निर्माणाधीन है और ये भारत के द्वारा ही बनाई जा रही है। और ये चक्रात्री ये रूस में बन रही है, ये रूस के द्वारा बनाई जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भारत यानी मेड इन इंडिया है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। तो चलिए ये तो आगामी हो गया, ये आगामी साल, 1.5 साल, 2 साल में ये आ जाएगी, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन वर्तमान में केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन के पास ही है। ये बात ध्यान रखिए, भारत के पास अभी इस टाइप की कोई भी नहीं है, लेकिन जब ये चक्रा 3 2026 तक रेडी हो जाएगी तो भारत के पास एक सबमरीन बन जाएगी इस टाइप की, ठीक है। इनको जमीन मतलब एक बार ये चली गई अंदर, फिर इनको केवल फूड वगैरह के लिए आना है ऊपर, बाकी नहीं आना है इनको ऊपर पानी के ऊपर। तो ये इतना पावरफुल होती है ये सबमरीन, और इनमें जो है लगभग मान के चलिए कि जैसे वर्तमान में जो हम लोगों की अरिहंत है, तो अरिहंत की थोड़ी विशेषताएं हम आपको बता देते हैं कि जैसे ये जो हम लोगों की अरिहंत है, कहाँ गई, ये है। तो ये सबमरीन जो है, इसकी खासियत क्या है, इसमें के4 मिसाइल जो है इसमें लगाई गई है, और जिसकी मारक क्षमता ऐसा माना जाता है कि 3000 किलोमीटर तक है। तो ये बहुत पावरफुल मिसाइलें हैं के4 वगैरह। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया है, और के5 का मतलब ऐसा माना जाता है कि के5 भी जो है लॉन्चिंग चल रही है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये बात तुमको सभी को क्लियर हुई कि पनडुब्बी 3 प्रकार की होती है, और आगामी क्वेश्चन कौन सा आएगा वो भी आपको क्लियर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि 2026 में चक्रा 3 बन रही है, जो कि रूस के द्वारा बन रही है, और उसके बाद अरिदमन जो बन रही है वो भारत के द्वारा ही बन रही है। लेकिन यह कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल टाइप की है, यानी जो हमने आपको बताया ये वाली टाइप की है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल टाइप की है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर के द्वारा एनर्जी का मतलब जो है मतलब बनती है, और जिसके माध्यम से वो चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। बोंडा ट्राइब, बोंडा ट्राइब अभी चर्चा में है, क्योंकि बोंडा ट्राइब बहुत आगे निकल रही है, और आगे निकलने का मतलब है कि यहाँ पर एक लड़का, ठीक है, जो कि आपको पता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मंगोला मुडुली, मंगोला मुडुली जो कि 19 साल का पहला लड़का है जिसने नीट क्वालिफाई किया है। अब यह डॉक्टरी का एमबीबीएस पढ़ाई करेगा। अब नीट क्वालिफाई किया है तो सीधी सी बात है कि अब जो है डॉक्टरी करेगा। तो ऐसा पहला, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बोंडा ट्राइब में ऐसा पहला व्यक्ति है, यानी पहला मानव है या पहला ह्यूमन है, मतलब कहने का मतलब जो भी आप समझ लीजिए कि पहला व्यक्ति है जिसने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, और इसलिए यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वालिफाई, यह जनजाति मुख्य रूप से उड़ीसा में के मलकानगिरी जिले में निवास करती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये मुख्य रूप से, वैसे तो 2-3 राज्यों में मिश्रित रूप से रहती है, लेकिन मुख्य रूप से उड़ीसा में मुख्य रूप से निवास करती है। तो इसलिए यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट न्यूज थी तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोंडा ट्राइब के लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ठीक है, के माध्यम से स्वच्छ और स्वास्थ्य परिवारों के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के बीच चलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार देखेंगे कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग देखिए, ये 1 अगस्त से कहा गया, 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के बीच चलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से जो सफाई है उसी पर जो है फोकस किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इसमें देखिए मुख्य रूप से सफाई पर ध्यान दिया गया है। सफाई से क्या होता है कि सफाई से अगर सफाई नहीं होती है, जैसे मान लो बाढ़ आती है, कुछ भी आता है, तो उस कारणवश क्या होता है कि पोल्यूशन फैलता है, बाढ़ के समय कई महामारी आती है, या बरसात के समय कई महामारी आ जाती है। उनसे बचाव के लिए जैसे कहीं पर पानी एकत्रित ना हो पाए या कुछ ऐसा टाइप का जो है, मतलब इसीलिए ये सफाई के लिए जो है ये योजना चलाई गई है, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं थी, लेकिन अभी इधर के ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। पार्वती काली सिंध चंबल, ठीक है, अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, पार्वती काली सिंध चंबल, ठीक है, ये सब नदियां जोड़ो परियोजना है, ठीक है। इसमें देखिए 30 जून 2024 को मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने भोपाल मध्य प्रदेश में, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सबके लिए मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने, देखिए मध्य प्रदेश ने भोपाल और मध्य प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कहने का मतलब यह है 72,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है और इसमें कई नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और जिसके माध्यम से बहुत सा एक विस्तृत क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इससे कृषि की उत्पादकता और बढ़ेगी और जो फसलें पानी की कमी के कारण नहीं होती थी वो फसलों की और बढ़ोतरी होगी। तो ये मतलब इसमें बताया गया है। यह परियोजना 2004 में तैयार की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मुख्य रूप से अभी की परियोजना नहीं है, लेकिन ये 2004 में तैयार की गई थी। लेकिन 3 नदियां पार्वती काली सिंध और चंबल के जल वितरण के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण यह लगभग 2 दशकों से लंबित थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका सोल्यूशन मिल चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, मतलब उसके लिए जो नदी वगैरह के लिए जो प्रावधान किया जाएगा और वहां पर जो भी सिंचित क्षेत्र रेडी किया जाएगा तो उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए की जो है लागत लगेगी और राजस्थान में 37,000 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह मुख्य रूप से परियोजना है जिसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्चा जाना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। इसमें 90% धन क्या करेगा, केंद्र सरकार देगा और 10% राज्यों के द्वारा खर्च किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस परियोजना को आपको याद रखना है। इस परियोजना का के पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 3.37 लाख हेक्टेयर भूमि सहित लगभग 6.17 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। तो यानी बहुत बड़ा एक भूभाग सिंचित होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इससे कृषि उपज के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको भी हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ अन्य कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है। 1 मिनट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें देखिए कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है। देखिए दमन गंगा नदी जोड़ी परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये परियोजना है, ये पहले की है हालांकि, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसीलिए इनको हमने इंक्लूड किया है। इसको पिंजल लिंक परियोजना नाम दिया गया। इस परियोजना के पीछे मुख्य विचार दमन गंगा नदी को पिंजल जलाशय से जोड़ना है जो दक्षिण में पिंजल नदी पर स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस परियोजना के माध्यम से पानी को मुंबई की ओर मोड़ा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, पानी को मुंबई की ओर जोड़ा जाएगा। तो चलिए अगली परियोजना देखते हैं, महानदी गोदावरी लिंक परियोजना। यह 9 लिंक प्रणाली के महत्वपूर्ण लिंक पर आधारित है। एक लिंक परियोजना है, इसमें पानी देखिए एनपीपी के तहत महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी वेगई गुंडर शामिल हैं। अगस्त 1980 में सिंचाई मंत्रालय ने इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी और इस लिंक परियोजना के पीछे का उद्देश्य अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले बेसिनों में पहुंचाना है, ठीक है, जहां पर पानी की कमी है वहां पर पानी को पहुंचाना है, मुख्य उद्देश्य यही है। तो चलिए ये बात आपको क्लियर हुई। और देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना, इनको भी आपको इनको सरसरी नजर से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो भारत सरकार ने इस लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इसमें उत्तर मध्य भारत में स्थित कर्णावती के नाम से प्रसिद्ध केन नदी पर एक बांध का निर्माण शामिल होगा और यह 22 किलोमीटर मतलब 14 मील लंबी नहर है जो नदी को उथली बेतवा नदी से जोड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पिरूल लाओ और पैसा अभियान, पैसा पाओ अभियान, पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान। तो अब ये देखिए क्या है, ये ऐसा अभियान है, ये इससे उत्तराखंड राज्य में, ये उत्तराखंड की पहली बात तो ये बात को आपको पता चली कि उत्तराखंड राज्य की एक परियोजना है जिसमें क्या है कि पिरूल का मतलब है कि चीड़ का वृक्ष होता है उसमें पिरूल निकलता है। पिरूल का मतलब उसके पत्ते या उसके जो है मतलब उसका जो भी मतलब, ये देखिए पिरूल हम आपको दिखा देते हैं पिरूल किस टाइप का होता है।
ये देखिए पिरूल होता है, ये पिरूल ले जा रही है लेडीज, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ये सरकार खरीदेगी। और सरकार क्यों खरीदेगी? क्योंकि इन्हें ये बहुत ड्राई होती है, इनमें जरा सा हरकत हुई तो आग लग जाती है, और वहां पर जंगलों में आग लग जाती है इस कारणवश जो है उत्तराखंड में। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि ये चीड़ के वृक्षों में निकलता है, और चीड़ के वृक्षों की जो ये क्या कहते हैं इनको जो है, पुरेल क्या क्या कहते हैं, पिरुल, ठीक है। जो पिरुल है, पिरुल जो है इसको क्या करेंगे, इसको सरकार खरीदेगी, और ताकि आग से बचा जाए। ये मूल कॉन्सेप्ट यही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं, उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग और जंगल की तबाही से निपटने के लिए पिरुल लाओ और पैसा पाओ अभियान शुरू किया, ठीक है। जिससे मतलब आदमी को जो है थोड़ा लाभ भी होगा व्यक्ति को, और उसके बाद जो है जंगल की आग भी नहीं लगनी है। तो चलिए ये बात है, यह चीड़ के जंगलों में पिरुल द्वारा उत्पन्न आग के जोखिम को कम करता है, और उनका उपयोग बिजली उत्पादन जैसे उत्पादन उद्देश्यों के लिए करता है। मतलब पिरुल का जो है बहुत से मतलब जहां पर ईंधन की आवश्यकता होती है तो वहां पर यूज किया जाता है। 8 मई 2024 को इस अभियान का उद्घाटन किया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये तिथि इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में किया है। रुद्रप्रयाग जिले में इसका उद्घाटन किया है, मतलब कहने का मतलब इस पॉलिसी का अनावरण किया है, और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की देखभाल करने के लिए नामित किया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, तो ये इसका कार्यभार देखेगा। तो ये आपको पता चला कि ये है पिरुल, ठीक है। तो अब चलिए हम अगले अपने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी लोग देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन को, और एमसीक्यूज क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको जो है देखिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन हमने उठाए हैं, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर कराने के बाद फिर उसके बाद हम आपको जो है पुनः, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। श्री शाह ने कहा कहा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस पादक पदार्थ पादक मादक सॉरी मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ये आप बताएंगे इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन अच्छा 2 3 4 5 हो गया, कोई बात नहीं है। तो इसमें आप बताइए ऑप्शन आपका ये नई दिल्ली वाला एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 16-17 जुलाई तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। तो आप बताएंगे इसमें किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। तो आप बताएंगे मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आप ध्यान रखेंगे, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा उम्मीद है। तो आप बताएंगे 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से किसने नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आप बताएंगे किसने जो है संभाला है, महेंद्र सिंह ने, विक्रम मिश्री ने। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा विक्रम मिश्री होगा। तो आप ध्यान रखेंगे विक्रम मिश्री इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका दूसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसने किसने विंबलडन पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। तो आप इसमें बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, फेलिक्स आगन, सेबेस्टियन बेज, कार्लोस अल्काराज, जैस्मीन पाउलिनी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, कार्लोस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, कार्लोस इज द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पर जल्दी से देखते हैं। निम्न में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आप बता सकते हैं कि ये जो है केपी शर्मा ओली, ये तो आपको पता होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 2024 को आयोजित हुए फ्लीट अवार्ड समारोह में अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईएनएस दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ जहाज नामित किया गया। इसका आयोजन कहां हुआ था। तो आप इसमें बता सकते हैं, इसमें जो है सही आंसर जो होगा वो आपका विशाखापट्टनम होगा, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए विशाखापट्टनम दिस इज द राइट आंसर। अब उसके बाद देखते हैं 11 से 12 सितंबर तक किस देश में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन का आयोजन होगा। तो आप इसमें सही आंसर बताएंगे, 8वें में सही आंसर क्या होगा।
तो इसमें भारत, ठीक है, भारत में सम्मेलन हुआ मंत्रिमंडलीय। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विंबलडन के फाइनल में 13वीं बार, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। 13वीं बार पहुंचने के लिए किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड की बराबरी नोवाक जोकोविच ने की? तो आप बताएंगे नोवाक जोकोविच की बराबरी किसने की? रोजर फेडरर ने। ये बात ध्यान रखिएगा, रोजर फेडरर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो आप इसमें बताइए लेमी है, कौन है? तो आप बताएंगे इसमें जेम्स स्टोल्टनबर्ग है। तो इसमें सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो अब चलिए, अब हमारा एमसीक्यू सेशन खत्म हुआ, तो अब हम अपने और क्वेश्चन जो हम लोगों की महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, भारत के यूपीआई लेन देन में 56% की वृद्धि, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये अचीवमेंट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह अचीवमेंट अगर डिजिटलाइजेशन होगा तो करप्शन कम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डिजिटलाइजेशन जो है उसमें करप्शन की मात्रा कम होती है, ब्लैक मनी की मात्रा कम होती है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सरकार की नजर में होते हैं, बैंकों की नजर में रहते हैं, निगरानी में रहते हैं, तो इसलिए वो ट्रांजेक्शन्स ब्लैक मनी के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये बात मानिए आप। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म भी कभी कभी ध्यान रखिए। लेन देन में जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच 56% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सामान्य वृद्धि नहीं है। वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में लेन देन की मात्रा 42.1 बिलियन से बढ़कर 65.7 बिलियन हो गई है। बढ़ी हुई लेन देन संख्या के साथ भारत सरकार ने अनुमान लगाया है कि मूल्य 99.68 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल मिलाकर 44% की वृद्धि है। चलिए ये तो बात आपको पता चली, शॉर्ट न्यूज थी। अब एक चीज और देखिए, आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। तो अब ये मुद्दा क्या है इसको समझेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मतलब जो है आपका टॉपिक है। कैसे? ये भारत की मजबूती को दर्शाता है और भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है कि भारत ने 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगाया है। मंगाने का मतलब उधार नहीं लिया है, भारत अपना सोना कई देशों में रखता है। और रही बात ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की जो बैंक है वहां पर कई देशों के सोना रखा जाता है, कई देशों का, तो उसमें एक भारत भी है जो अपना सोना वहां पे रखता है सेफ्टी पर्पज से। कोई प्राकृतिक, जैसे मान लो भारत में एक जगह पे रखा है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो फिर क्या करेंगे, फिर सोना भारत का गड़बड़ा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वहां पे रख दिया, और वहां पर रखने से एक सिक्योरिटी रहती है और मजबूती रहती है हमारे पास, वो अपना ही सोना है और उसकी जब जरूरत पड़ती है तो हम मंगा लेते हैं। अभी हमको लगा कि हम उसको सेव कर सकते हैं, तो लगभग उसमें से 100 टन मंगा लिया गया। अभी आगे तथ्य देखते हैं हम लोग। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413 टन विदेशों में जमा था। ये बात ध्यान रखिएगा, 413, इसमें से 100 टन मंगा लिया है, अभी भी जमा है, ये बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग देशों में। आरबीआई कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार 27.5 टन सोना बढ़ा है, मतलब पिछली बार से, तो 27.5 टन सोना पिछली बार से बढ़ा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा अचीवमेंट है। चलिए अब देखते हैं गोल्ड रिजर्व की बात करें, तो ये तो हो गया आपके जो है सामान्य टॉपिक। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस देश का कितना गोल्ड रिजर्व है। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है वो अमेरिका के पास है, तो वो लगभग है 8133.46 टन, ये बात ध्यान रखिएगा, 8133.46 टन। और जर्मनी के पास देखिए सबसे ज्यादा अमेरिका के पास ही है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये देखिए कितनी मात्रा है उसके पास। फिर जर्मनी तो बहुत कम है, ये समझ लीजिए अमेरिका की अपेक्षा। तो जर्मनी में देखिए ये 3352.65 टन है, और इटली के पास 2451 टन है, फ्रांस के पास 2436 टन है, और रूस के पास 2332 टन है, और वहीं पर चीन के पास देखिए ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वें नंबर पर आता है भारत, 9वें नंबर पर, ये बात ध्यान रखिएगा। और वहीं पर जो है जापान के पास 845 और भारत के पास 822 टन है। नीदरलैंड के पास
ये आप ध्यान रखिएगा 912.45 टन है। और वहीं पर चाइना की स्थिति जो है छठे नंबर पर है, छठे नंबर पर, ठीक है, छठे नंबर पर, इसके पास भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता चली। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। बिम्स्टेक बैठक हुई है और बिम्स्टेक बैठक के बारे में हम लोग समझते हैं, और इसका बिम्स्टेक का मुख्यालय वगैरह कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आयोजन ढाका में हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है, ढाका में हुआ है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सून थार्न चयन दीपम ने की है। वर्तमान में थाईलैंड बिम्स्टेक की अध्यक्षता कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में, मतलब कहने का मतलब 2024 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो बताएंगे आप थाईलैंड कर रहा है। फिर उसके बाद अगले आते हैं पॉइंट पर, इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। तो ये पॉइंट आपके लिए अति आवश्यक है, आप ध्यान रखेंगे कि बिम्स्टेक का कब बना था, तो 1997 में, तो बैंकॉक घोषणा में, 1997 में बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसके 7 सदस्य होते हैं, और 7 सदस्य होते हैं जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से बताइए कि कौन सा है, तो ये आपसे पूछ सकता है। इसका मुख्यालय ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है। तो चलिए ये बात तुमको पता चली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। आपको पता है 1974 में, ठीक है, ये दिया है 18 मई 1974 में 50 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं, से मतलब जो है। अब स्माइलिंग बुद्धा सभी को पता होगा, स्माइलिंग बुद्धा कौन नहीं जानता होगा, जो कि ये एक बहुत गौरव की बात है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 50 वर्ष पूर्व भारत ने 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नामक ऑपरेशन के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन का कूट नाम था, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद 1998 में हुआ है परमाणु परीक्षण, ये बात ध्यान रखिएगा। उसकी आगे डिटेल है, देखिए, भारत के परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला में दूसरा परीक्षण 1998 पोखरण में किया गया। वर्ष 1998 में 11 मई को 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण एवं 13 मई को 2 परीक्षण किए गए। इसका कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था। ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, एक स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा ये। अच्छा, ये क्यों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे फर्जी में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जब कोई भी पॉइंट करंट अफेयर में होता है तो फिर पूछना बनता भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग करंट अफेयर से जुड़े रहिए, और करंट अफेयर से जुड़ने का फायदा क्या है कि आप स्टैटिक पोर्शन से भी जुड़ सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। और उसके बाद चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और जो बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हो बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बात हो गई परमाणु परीक्षण, ठीक है। तो अभी वधावन पोर्ट जो है ये अभी चर्चा में है। वधावन पोर्ट के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आना तय है। क्योंकि वधावन पोर्ट जो है यह ग्रीन फील्ड पोर्ट है, यानी ये ग्रीन फील्ड पोर्ट है। अब ग्रीन फील्ड पोर्ट कौन से होते हैं, और उसके बाद जो है ब्राउन, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जहां पर कुछ हमको थोड़ा बहुत बना बनाया मिलता है पोर्ट, और उसमें कुछ हमको डिसइन्वेस्टमेंट टाइप का करना होता है, कि जैसे मतलब कुछ उसमें उसके सुधार के लिए उसमें जो है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो हो गया ब्राउन फील्ड इन्वेस्ट, मतलब जो है ये बंदरगाह हो गया, ब्राउन फील्ड पोर्ट हो गया, ठीक है। पोर्ट का मतलब बंदरगाह, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो है वहीं पर ग्रीन पोर्ट की बात करें, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये प्योरली रूप से यहाँ पर कोई बंदरगाह जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पूरा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी बंदरगाह के लिए, तो इसमें ज्यादा रुपए खर्चा होता है और खर्चा जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा रुपए लगता है। तो वधावन पोर्ट जो कि मुंबई में है बनेगा, मुंबई में है, मुंबई में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये है वधावन पोर्ट, ये यहाँ पर वधावन पोर्ट बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो कि सूरत से 180 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात तुमको पता चली कि ग्रीनफील्ड पोर्ट क्या होते हैं। अब भारत में 12 मेजर पोर्ट है अभी वर्तमान में, और एक और ये बढ़ जाएगा तो हो जाएंगे 13 मेजर पोर्ट, ठीक है, 13 मेजर पोर्ट। अब आप ध्यान रखेंगे 13 मेजर पोर्ट हो गए हैं, और माइनर पोर्ट्स की संख्या 200 के आसपास है। तो
तो आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो हम लोग पोर्ट, क्या नाम है इसका, तो ये वधावन पोर्ट जो है, इसको बनाने का हमारा मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि आईमेक कॉरिडोर, जैसे हमारा आईमेक लक्ष्य एक है, क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है, इसकी स्थापना करना, यानी इस कॉरिडोर को जोड़ना, इसको पूरा इस तरीके से डेवलप करना। एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये हो गया वधावन पोर्ट, और वधावन पोर्ट से डायरेक्ट ये यहाँ आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आते हैं, ऐसे करके व्यापार होता है, ये सुएज कनाल होते हुए, और ये इस टाइप से एक पूरा जो है, ये हम ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट एशिया से जुड़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये बात पता चली। अब उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ये बात पता चली आपको। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इसमें एक चीज समझिए आपने कि ये किस तरीके से ये भारत के व्यापारिक मार्ग को और थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से सुनियोजित करेगा। अब कैसे सुनियोजित करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इधर समझिए कि जैसे यहाँ पर एक चीज समझे कि यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ आएगा, मतलब ये समुद्री मार्ग से ये है आपका जो है बलहावन पोर्ट, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये है जाबेल अली पोर्ट, जो है यूएई में पड़ता है, जाबेल अली पोर्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है ये ट्रेन से, ये सब ट्रेन का मार्ग है, यहाँ से ट्रेन से ये सऊदी अरब, और ये आएगा आपका, देखिए ये सब पोर्ट के नाम है जहां जहां से ये पूरा मार्ग बनेगा। तो ये देखिए, ये हरदा, ये सऊदी अरब में है, और ये रियाद, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सऊदी अरब में है पोर्ट। अब उसके बाद ये पोर्ट जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये हाइफा हाइफा पोर्ट है, और ये अल हदीथा पोर्ट है, ये सऊदी अरब में है। तो ये सब पोर्ट से होते हुए, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कंटेनर में लोड करके इसको ये समुद्री मार्ग से यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, और जो कि ग्रीस में पहुंच जाएगा आपका, और ग्रीस से फिर उसके बाद आपके जो है एशिया यूरोप में जो है इस माल को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो यह मार्ग कम डिस्टेंस का है, इसमें बहुत कम दूरी हो जाती है। अभी हम अगले में आपको सब दिखाते हैं, तो तब अंतर पता चलेगा आपको। जैसे सपोज दैट कि हम एक तो यहाँ से आ रहे हैं, देखो यहाँ से हम आएंगे, ये ग्रीस, ग्रीस आ जाएंगे डायरेक्ट। तो ये देखो डायरेक्ट पोर्ट आपको दिख रहा है, ये मतलब डायरेक्ट दिख रहा है, ये ग्रीस इधर आ जाएगा ग्रीस में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये पहले आपका इस तरीके से आओगे, और फिर उसके बाद ये इधर सब पहुंचाओगे, तो बहुत इसमें डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। लेकिन ये पहले का कॉरिडोर है, कौन सा है, तो आप बताएंगे आईएनएसटीसी, आईएनएसटीसी कॉरिडोर, ये पहले का कॉरिडोर है जो कि बना हुआ है, ठीक है। ये इस मार्ग से भारत का व्यापार होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आईएनएसटीसी पोर्ट है, मतलब जो है सॉरी कॉरिडोर है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह, और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में मेजर पोर्ट को हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि 12 मेजर पोर्ट है, और 13वां मेजर पोर्ट आपको हमने बता दिया है। अब 12 मेजर पोर्ट समझ लीजिए। देखिए, एक तो यहाँ पर है, ये कोलकाता में पड़ता है, ठीक है, कोलकाता, और फिर उसके बाद पारादीप, कोलकाता, पारादीप, अच्छा हल्दिया ध्यान रखिएगा, हल्दिया नहीं है मेजर पोर्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, माइनर पोर्ट है, लेकिन कोलकाता पोर्ट जो है वो मेजर पोर्ट है, और वहीं पर पारादीप ये भी मेजर पोर्ट है। फिर उसके बाद इधर काकीनाडा, मछलीपट्टनम भी है, लेकिन ये माइनर पोर्ट है, मतलब छोटे छोटे पोर्ट है। और विशाखापट्टनम मेजर पोर्ट है, विशाखापट्टनम, तो ध्यान रखेंगे पहले कोलकाता, पारादीप, और उसके बाद जो है विशाखापट्टनम, और फिर एन्नोर, चेन्नई, ठीक है, ये मेजर पोर्ट है। और उसके बाद जो है ये क्या है, तूतीकोरिन, ये भी मेजर पोर्ट है। और उसके बाद कोची, मंगलोर, ठीक है, फिर मार्मागुआ, फिर उसके बाद ये है नावा सेवा बंदरगाह, ठीक है, नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है ये नावा सेवा बंदरगाह है। फिर मुंबई, फिर कांडला बंदरगाह, ये सब मेजर पोर्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी सब बहुत से माइनर है, जैसे काकीनाडा, मछलीपट्टनम, और उसके बाद नागपट्टनम, और ऐसे करके कई हैं, मतलब माइनर पोर्ट 200 के आसपास हैं। अभी कौन कौन सा हम गिना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए इसमें जो है, जो रेड कलर से बना हुआ है, ये प्रमुख बंदरगाह है। आप लोगों के पास पीपीटी मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, चलिए यहां तक अब आपकी जो है क्लास आज की समाप्त होगी। अब आगे जो है आसना एक चक्रवात है, जो हम आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आसना चक्रवात, जो कि अभी आपका जो है अरेबियन सी में उठा है,
गुजरात में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में जो है हम इतना ही रखते हैं। तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना, बाकी सब पूरा मटेरियल फ्री है एकदम, आपको लिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखा है करंट अफेयर की क्लास। और उसके बाद आपको क्या करना है, केवल सब्सक्राइब की बटन प्रेस करना है और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।